नमस्ते बच्चों। आज की कक्षा शुरू करने से पहले मैं आपके बचपन के बारे में जानना चाहूँगी। आपने अपने बचपन में बहुत मस्तियाँ की है ना, विशेषकर स्कूलों में। हाँ, हम सभी अपने बचपन में स्कूल में विशेषकर बहुत मस्तियाँ करते हैं और हमारे वे दिन सपनों की तरह हो जाते हैं जब हम बड़े हो जाते हैं। तो आज की हमारी कक्षा का विषय भी हमारे बचपन से जुड़ा है। यहाँ हमारे बचपन नहीं कह सकते, ये विशेषकर लेखक के बचपन से जुड़ा हुआ है। लेखक ने अपने बचपन का वर्णन किया है इसमें। तो आज हमारी कक्षा का जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है सपनों के से दिन। इसकी रचना गुरुदयाल सिंह जी ने की है। तो पहले हम परिचित होते हैं गुरुदयाल सिंह जी से। गुरुदयाल सिंह का जन्म पंजाब के जैतो कस्बे में 10 जनवरी 1933 यानी कि 1933 में एक दस्तकर परिवार में हुआ था। यानी कि इनके जो पिता थे वो दस्तकर का काम करते थे, कढ़ाई बुनाई का काम। इनका बचपन कठिनाइयों में बीता। इन्होंने बहुत सारी मुश्किलों का सामना करते हुए अपनी शिक्षा पूरी की। 1954 से लेकर 1970 यानी कि 1954 से लेकर 1970 तक ये विद्यालय में अध्यापक के रूप में इन्होंने कार्य किया। उसके बाद जब ये कॉलेज में प्राध्यापक के पद पर कार्य किए, उस समय इन्हें खुद का स्वयं का लिखा हुआ उपन्यास पढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त इन्हें साहित्य अकादमी, सोवियत लैंड नेहरू सम्मान, पंजाब साहित्य अकादमी के अतिरिक्त कई अन्य सम्मानों से सम्मानित किया गया। उन्होंने बतौर लेखक कई देशों की यात्रा भी की है। आज जो संस्मरण हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें लेखक ने अपने सपनों के समान बचपन के दिनों का वर्णन किया है, उसका उल्लेख किया है और हम सबको उसका हिस्सा बनाया है। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले हम पाठ के मुख्य बिंदुओं को एक बार देखेंगे। पाठ के मुख्य बिंदु हैं बचपन में खेल के प्रति अत्यधिक रुचि, लेखक तथा उनके साथियों की पारिवारिक स्थिति, बच्चे तथा उनके माता पिता का पढ़ाई लिखाई के प्रति अरुचि, गर्मी की छुट्टियां और ननिहाल का लाड़ प्यार, स्कूल का वातावरण, आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण पढ़ाई में आने वाली समस्या, हेडमास्टर और पीटी मास्टर का बच्चों के प्रति व्यवहार, द्वितीय विश्व युद्ध के समय अंग्रेजी अफसरों का गांव के युवाओं का फौज में भर्ती करने के लिए आकर्षित करना, पीटी मास्टर प्रीतम चंद का विद्यालय से निलंबित होना। अब हम अपना पाठ शुरू करेंगे और ये सपनों के से दिन पाठ हम सारांश के रूप में आज पढ़ेंगे। लेखक ने इस पाठ में अपने बचपन को याद करते हुए कहते हैं कि वे तथा उनके साथ खेलने वाले उनके सभी साथी सामान्य परिवार से थे। उनके पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े भी नहीं थे। फटे पुराने कपड़ों में ही उनका बचपन बीता। लेकिन वे बचपन में बहुत खेला करते थे। खेलते खेलते जब उन लोगों को चोट लग जाती और उससे खून बहने लगता तो उन्हें उसकी भी परवाह नहीं होती थी। और जब खेलने के बाद वे घर वापस आते थे तो उनकी माँ बहनें, जो उनके घर में उनकी माँ थी, उनकी बहन थी, वो उनके चोट को देखने की बजाय ऊपर से और उनकी पिटाई कर देती थी। और अगर गलती से पिताजी को पता चल गया कि वे इतनी देर से खेल कर आए हैं, तब तो पिताजी उनकी इतनी पिटाई करते थे कि नाक मुंह से खून भी बहने लगता था। लेकिन इतनी पिटाई खाने के बावजूद लेखक और उनके साथी दूसरे दिन फिर खेलने के लिए चले जाते थे। लेखक कहते हैं कि उन्हें बचपन में ये बात समझ में नहीं आती थी कि इतनी पिटाई खाने के बाद भी वे खेलने क्यों चले जाते थे दूसरे दिन। लेकिन जब बड़े होकर उन्होंने अध्यापक बनने का प्रशिक्षण लिया और उस प्रशिक्षण के दौरान जब उन्होंने बाल मनोविज्ञान पढ़ा, तब उन्हें पता चला कि आखिर इसके पीछे
कारण क्या था? इसके पीछे कारण था कि बालकों में खेल के प्रति इतनी रुचि होती है, इतनी अत्यधिक रुचि होती है कि उन्हें अपने चोटों की या मारपीट की कोई परवाह नहीं होती। खेल के सामने उनके लिए सब कुछ बेकार हो जाता है। फिर लेखक बताते हैं कि उनके या उनके साथियों के परिवार में किसी को भी पढ़ाई से कोई रुचि नहीं थी। पढ़ाई लिखाई के प्रति उनका कोई भी रुचि नहीं था, कोई इंटरेस्ट नहीं था उन्हें। इसके कारण उन परिवारों के बच्चों को भी पढ़ाई के प्रति रुचि नहीं थी। कुछ बच्चे स्कूल गए ही नहीं, और अगर कुछ गए तो थोड़े दिन के बाद वे किसी भी कारण से अपना बस्ता रास्ते के जो तालाब होते थे उन तालाबों में फेंक कर आ जाते थे। लेकिन उनके माता पिता एक बार भी नहीं पूछते थे कि आपने अपना बस्ता यानी कि बैग कहाँ फेंका, आप दूसरे दिन विद्यालय क्यों नहीं जा रहे हो। इस तरह के कोई भी सवाल घर में नहीं किए जाते थे, क्योंकि उन सभी परिवारों को ऐसा लगता था कि बच्चे पढ़ लिख कर क्या करेंगे, आखिर तो उन्हें अपना पैतृक पेशा ही संभालना है। पैतृक पेशा का अर्थ है कि उनके माता पिता जो बरसों से करते चले आ रहे हैं, यानी कि खेती बाड़ी या दुकान। खेती बाड़ी के लिए तो उन्हें पढ़ाई की जरूरत ही नहीं थी, और अगर दुकान संभालना था तो थोड़ा बहुत हिसाब किताब वो घर पर ही रहकर सीख लेते। इन्हीं विचारधाराओं के कारण उन परिवारों में को बिल्कुल भी पढ़ाई लिखाई के प्रति उनका दिलचस्पी नहीं था। फिर लेखक बताते हैं कि बचपन में स्कूल उन्हें बिल्कुल कैद की तरह लगता था। ऐसा लगता था मानो स्कूल जाना उनके लिए जेल में बंद हो जाने के बराबर है। और साथ ही बचपन में घास ज्यादा हरी लगती थी उन्हें, और फूलों की सुगंध ज्यादा अच्छी लगती थी, ज्यादा लुभावनी लगती थी। कहते हैं कि बचपन में उनके स्कूल में जो फूलों की क्यारियां थी, चपरासी की नजर बचाकर, यानी कि वॉचमैन की नजर बचाकर वो उन फूलों को तोड़ लिया करते थे, क्योंकि उनके स्कूल के जो क्यारियां थी, गार्डन था, उस गार्डन में बहुत तरह के फूल लगे हुए थे, और वो फूल उन बच्चों को काफी लुभावने लगते थे। तो इन लोग क्या करते थे, बचपन में चपरासी की नजर बचाकर उन फूलों को तोड़ लिया करते थे। लेकिन लेखक कहते हैं कि ये बात उन्हें ठीक से याद नहीं कि आखिर उन फूलों को तोड़कर वो करते क्या थे। शायद वो उन्हें अपने पॉकेट में रख लेते होंगे, या फिर बकरी के मेमनों की तरह उसे चढ़ जाया करते होंगे, अर्थात खा लिया करते होंगे। ऐसा लेखक को याद आ रहा है, ऐसा उन्हें लगता है, क्योंकि ठीक से उन्हें ये बात याद नहीं है। फिर लेखक अपने स्कूल में मिलने वाली गर्मी की छुट्टियों को याद करते हैं और बताते हैं कि उनके विद्यालय में 1.5-2 महीने की छुट्टियां मिला करती थी, और इन 2 छुट्टियों में वे नानी के घर जाना बहुत पसंद करते थे। हर साल छुट्टी में वो अपने नानी के घर चले जाया करते थे और वहां खूब मस्ती करते थे। उनकी नानी उन्हें खूब लाड प्यार करती थी, दूध दही मक्खन खिलाती थी, और वहां भी वे बच्चों के साथ मिलकर तालाब में जाकर नहाते थे और मस्तियां करते थे। पूरा दोपहर उनका तालाब में ही बीत जाता था। वो तालाब में बच्चों के साथ कूदते थे, छलांग लगाते थे, और वो पानी में नहाने के बाद फिर ऊपर आकर वो वहां फैले हुए बालू में अपने भीगे शरीर पर बालू लगाते थे और फिर से तालाब में छलांग लगाते थे। लेखक कहते हैं कि उन्हें याद नहीं कि उन्होंने वे सब इन क्रमों को कितनी बार दोहराते थे। शायद 5-10 बार दोहराते होंगे, या फिर 15-20 बार। यानी कि बच्चों का एक क्रम लगातार चलता रहता था कि वे पानी में छलांग लगाते थे तालाब में, फिर बाहर आते थे, फिर बालू लगाते थे अपने शरीर में, अगेन बालू के ऊपर लौटते थे, मतलब वहां जो बालू फैला हुआ था उसके ऊपर लौटते थे, और फिर तालाब में छलांग लगा देते थे। उसके बाद जब दोपहर बीत जाता था तब वे घर आते थे, और वहां उनकी नानी जो थी वो बहुत लाड प्यार से उनको खिलाती थी। एक बार भी नहीं पूछती थी कि आपने इतना समय कहाँ बर्बाद किया है। जब छुट्टियां समाप्त होने लगती, यानी कि गर्मी की छुट्टियां जब समाप्त होने पर आती थी, तो उन्हें अपने मास्टर जी का दिया हुआ होमवर्क याद आता था, क्योंकि अब तो छुट्टियां कम हो गई हैं, समय कम रह गया है। तब उन लोगों को
अपने मास्टर जी का होमवर्क याद आता था। और उनके मास्टर जी भी जो हिसाब के मास्टर थे, यानी कि मैथ्स के टीचर, वो कम से कम 200 सवाल दिया करते थे होमवर्क में बनाने के लिए, 200 सम्स। तो जब छुट्टियां खत्म होने पर आती तो वो लोग हिसाब लगाते थे कि कितने सवाल हम रोज बनाएंगे तो हमारा सवाल खत्म हो जाएगा, सारा सवाल बन जाएगा। तब वे हिसाब लगाने लगते थे कि अगर हम लोग प्रतिदिन 10 सवाल बनाया करेंगे तो 20 दिन में हमारे 200 सवाल बन जाएंगे। लेकिन ये बात सोचते सोचते छुट्टियों के बहुत कम दिन बच जाते थे, और जब छुट्टियों के बहुत कम दिन बचते थे तब वे लोग सोचने लगते थे कि होमवर्क करने से ज्यादा अच्छा है मास्टर जी का मार खा लेना। और ऐसे में उन्हें अपना दोस्त ओमा याद आता था, क्योंकि वो कभी भी मास्टर जी का होमवर्क नहीं करता था। ओमा सभी बच्चों से बिल्कुल अलग था और उन लोगों का लीडर भी था। बच्चों का सबसे बड़ा लीडर ओमा था। लेखक के स्कूल के सारे दोस्तों में ओमा जैसा कोई भी नहीं था, वह बिल्कुल अलग था। ओमा के गालियां देने का ढंग, उसके मारपीट का ढंग सबसे अलग था। साथ ही उसका व्यक्तित्व भी सभी बच्चों से बिल्कुल अलग था। ओमा की शकल सूरत भी सबसे अलग थी। ठिगने शरीर पर हांडी यानी कि मटके जितना बड़ा सिर, ऐसा लगता था मानो बिल्ली के बच्चे के सिर पर तरबूज रख दिया गया हो। और उतने बड़े सिर में नारियल जैसी छोटी छोटी आंखें, बिल्कुल बंदरियों के बच्चे की तरह उसका चेहरा लगता था। जब कभी स्कूल में लड़ाई होती तो वह उस लड़ाई में अपने हाथ पांव का प्रयोग नहीं करता था, बल्कि अपनी सिर से लड़ाई करता था। लेखक और उसके दोस्तों ने उसकी सिर की टक्कर को रेल बम्बा नाम रखा हुआ था, क्योंकि जिस तरह रेल का इंजन बड़ा और भयंकर होता है, उसी तरह ओमा के सिर की टक्कर भी भयंकर हुआ करती थी। लेखक जिस स्कूल में पढ़ते थे उस स्कूल में छोटे छोटे 9 कमरे थे जो एच की तरह, अंग्रेजी अक्षर का एच उस शेप में बने हुए थे। और उनके हेडमास्टर मदन मोहन शर्मा जी थे। मदन मोहन शर्मा जी जब बच्चों को प्रेयर की लाइन में बिल्कुल कतार में खड़े देखते तो वे बहुत खुश हो जाया करते थे। यानी कि बच्चे जब प्रॉपरली अपने प्रेयर के लाइन में खड़े होते थे और मास्टर जी उन्हें देखते थे तो उन्हें बहुत खुशी होती थी अपने बच्चों को देखकर। फिर लेखक कहते हैं कि उनके पीटी मास्टर प्रीतम चंद स्वभाव से बहुत सख्त थे। सभी बच्चे उनसे बहुत डरते थे। अगर प्रेयर की लाइन में किसी ने थोड़ा भी सिर हिला दिया तो वे उसके ऊपर बाघ की तरह झपट पड़ते थे, यानी कि उनको मारने के लिए तैयार हो जाते थे। लेकिन हेडमास्टर मदन मोहन शर्मा जी का स्वभाव पीटी मास्टर से बिल्कुल अलग था। वे 5वीं और 8वीं श्रेणी को अंग्रेजी पढ़ाया करते थे। उन्हें बच्चों को सजा देना या मारना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वे कभी भी बच्चों को सजा नहीं देते थे या मारते नहीं थे। और अगर कभी उन्हें बहुत गुस्सा आया तो वे अधिक से अधिक गुस्सा में जो है वे अपनी पलकों को जल्दी जल्दी झपकाते थे और अपने उल्टी उंगली से बच्चों की गाल पर एक चप्पत लगा देते थे। उनकी उल्टी उंगली का चप्पत बच्चों को भीखा भाई की नमकीन पापड़ी की तरह लगता था, यानी कि उन्हें बिल्कुल भी चोट नहीं लगती थी। लेखक बताते हैं कि लेखक को और उनके साथियों को स्कूल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, परंतु जब स्कूल में स्काउटिंग का अभ्यास करवाया जाता था उस समय उन्हें स्कूल बहुत अच्छा लगता था। और तब तो और ज्यादा जब उनके मास्टर प्रीतम चंद जो उन्हें स्काउटिंग का अभ्यास करवाते थे, क्योंकि वो पीटी मास्टर थे ना, तो जब वो स्काउटिंग का अभ्यास करवाते हुए उन लोगों को शाबाश कहते थे, वेल डन। तो ये शब्द जब वो बोलते थे तो उन बच्चों को बहुत अच्छा लगता था। पीटी मास्टर प्रीतम चंद का बोला हुआ ये शब्द शाबाश उनके लिए कक्षा में मिले सभी गुणों से ज्यादा मूल्यवान प्रतीत होता था। सभी गुणों का मतलब है कि कक्षा में जब हम कक्षा कार्य करते हैं तो हमारे टीचर द्वारा जो गुड हमें दिया जाता है, तो उसी को लेखक ने यहाँ कहा है कि कक्षा में मिले सारे गुणों से
ज्यादा मूल्यवान उन्हें मास्टर प्रीतमचंद का शाबाश लगता था। फिर लेखक बताते हैं कि स्कूल में जब वे अगली श्रेणी में जाते थे, यानी कि अगली कक्षा में, जैसे आपने 4th पास कर लिया, आपको 5th में जाना है, तो ऐसे जब वो अगली कक्षा या अगली श्रेणी में जाते थे तो उन्हें बिल्कुल भी कोई उसके वहां अगली श्रेणी में जाने के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं था, उन्हें कोई उत्सुकता नहीं होती थी, क्योंकि अगली श्रेणी में जाने पर भी उन्हें वही पुराने किताब कॉपी मिला करते थे। और लेखक कहते हैं कि पता नहीं क्यों उन पुरानी कॉपी किताबों से आती हुई गंध उन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि हम सबको पता है कि नए पुस्तकों की गंध बिल्कुल अलग होती है और पुराने जो यूज किए हुए बुक्स होते हैं उसकी महक अलग होती है। तो इस कारण से लेखक को अगली श्रेणी में जाने का कोई उत्साह नहीं होता था। और जिस पुरानी पुस्तक से वे पढ़ते थे वो पुरानी पुस्तक का इंतजाम भी उनके हेडमास्टर मदन मोहन शर्मा जी ही उनके लिए करते थे। अन्य परिवारों की तरह लेखक के घर में भी पढ़ाई लिखाई से किसी को कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेखक कहते हैं कि उनके 2 परिवारों में वे पहला लड़का थे जिन्होंने विद्यालय गए और पढ़ाई पूरी की। इसके लिए उनके हेडमास्टर मदन मोहन शर्मा जी का बहुत योगदान रहा लेखक के लिए, क्योंकि हर साल पुरानी पुस्तकों का इंतजाम लेखक के लिए उनके हेडमास्टर मदन मोहन शर्मा जी ही करते थे। जबकि उस समय में पूरे साल की पढ़ाई का खर्चा, जो किताब कॉपी पेंसिल के ऊपर पढ़ाई का खर्चा आता है, वो 1 या 2 रुपए में पूरा हो जाया करता था। लेकिन वो 1 और 2 रुपया भी उस समय के लिए बहुत बड़ी रकम थी। इसलिए खाते पीते घरों के, यानी कि अच्छे संपन्न परिवार के जो बच्चे थे वही विद्यालय जाया करते थे। गरीब परिवारों के बच्चे विद्यालय नहीं जाते थे। लेखक कहते हैं कि अगली श्रेणी में जाने का उन्हें कोई उत्साह नहीं होता था, परंतु जब स्काउटिंग का अभ्यास करवाया जाता था और उस स्काउटिंग के अभ्यास में परेड मार्च होते थे, तो उस समय जब वो बूट पहनकर ठक ठक की आवाज करते हुए अकड़ कर चलते थे तो उन्हें ऐसा लगता था जैसे वे किसी फौजी जवान की तरह महत्वपूर्ण आदमी हो। इसलिए उस समय उन्हें विद्यालय जाना अच्छा लगता था। लेखक जब स्कूल में थे तो उस समय द्वितीय विश्व युद्ध का समय था, 2nd वर्ल्ड वॉर। उस समय गांव के लोगों को फौज में भर्ती करने के लिए अंग्रेज अफसर गांव में आते थे और वे अपने साथ नौटंकी वाले को भी लेकर आते थे। नौटंकी वाले मतलब जो स्मॉल स्किट जो प्ले करते हैं, उन लोगों को वे लेकर आया करते थे और वे रात में खुले मैदान में तंबू लगाकर बहादुरी और फौज के सुख आराम का दृश्य दिखाकर, नौटंकी वालों के द्वारा इन दृश्यों को दिखाकर गांव के लोगों को फौज में भर्ती होने के लिए आकर्षित करते थे। गांव के कुछ नौजवान उस नौटंकी से उन दृश्यों को देखकर आकर्षित हो जाते थे और फौज में भर्ती हो जाते थे, क्योंकि ये सभी लोग गरीब परिवार से थे और उन लोगों को लगता था, जब वो उन दृश्यों को देखते थे तो उन्हें लगता था कि फौज में जाने के बाद उन्हें बहुत सुख मिलेगा, बहुत आराम मिलेगा। लेखक कहते हैं कि उन्होंने अपने मास्टर पीटी मास्टर प्रीतमचंद को स्कूल में कभी भी हंसते मुस्कुराते नहीं देखा था। उन्होंने क्या, किसी ने भी उन्हें हंसते मुस्कुराते नहीं देखा था। मास्टर प्रीतमचंद छोटे कद के, दुबला पतला परंतु पुष्ट शरीर, माता के दागों से यानी कि चेचक, चिकन पॉक्स के धागों से भरा हुआ उनका चेहरा, बाज सी तेज आंखें, खाकी वर्दी और चौड़े पंजे वाले चमड़े के जूते देख वो सारा चीज किसी को भी भयभीत करने के लिए, किसी भी बच्चे को भयभीत कर देने के लिए काफी था। बच्चे उन्हें देखते ही भयभीत हो जाते थे। लेखक अपनी पूरी जिंदगी में वो दिन कभी नहीं भूल पाए जब वे 4th कक्षा में थे और मास्टर प्रीतमचंद उन्हें फारसी पढ़ाया करते थे। मास्टर प्रीतमचंद ने उन्हें एक शब्दरूप याद करने के लिए दिया और साथ ही आज्ञा दी कि वो दूसरा दिन इसी घंटी में उस शब्दरूप को सुनेंगे। दूसरे दिन बच्चे जब कक्षा में आए तो किसी को भी
वो शब्द रूप याद नहीं हुआ। इस पर क्रोधित होकर मास्टर प्रीतमचंद ने बच्चों को कान पकड़ने के लिए और अपनी पीठ ऊंची करने के लिए कहा। जब मास्टर प्रीतमचंद बच्चों को सजा दे रहे थे, उसी समय हेडमास्टर साहब मदन मोहन शर्मा जी वहां आए। उन्होंने जब मास्टर प्रीतमचंद को बच्चों को इस तरह से सजा देते हुए देखा तो उन्हें बहुत क्रोध आया और वे मास्टर प्रीतमचंद पर पूरी तरह भड़क गए और उसी समय उन्होंने मास्टर प्रीतमचंद को स्कूल से निलंबित कर दिया, डिसमिस कर दिया, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी मास्टर प्रीतमचंद का ये व्यवहार बच्चों के प्रति उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि ये अमानवीय व्यवहार था। उस दिन के बाद से यह पता होते हुए भी कि नाभा के डायरेक्टर जब तक मास्टर प्रीतमचंद को बहाल नहीं करेंगे तब तक मास्टर प्रीतमचंद दोबारा उस विद्यालय में नहीं आएंगे। ये सारी बातें जानते हुए भी जैसे ही फारसी की घंटी बजती सभी बच्चों का जान धड़कने लगता। उन्हें लगता कि कहीं मास्टर प्रीतमचंद फिर ना आ जाएं। लेखक बताते हैं कि कई सप्ताह तक मास्टर प्रीतमचंद विद्यालय नहीं आए। कुछ ऊंची कक्षा यानी कि 7वीं 8वीं कक्षा के बच्चों से लेखक और उनके साथियों को पता चला कि मास्टर प्रीतमचंद अपने एक छोटे से कमरे में रहते हैं और वहां उन्होंने जो 2 तोते पाल रखे हैं उन तोतों को दिन भर बादाम की गिरियां खिलाया करते हैं, यानी कि बादाम खिलाया करते हैं पानी में भिगोकर, और वे उन तोतों से बहुत मीठी मीठी बातें किया करते हैं। मास्टर प्रीतमचंद को स्कूल से निकाल देने का थोड़ा भी गम नहीं है, उन्हें थोड़ा भी अफसोस नहीं है कि उन्हें स्कूल से निकाल दिया है। वे अपने जीवन में बिल्कुल मस्त हैं। बहुत सोचने पर भी लेखक को मास्टर प्रीतमचंद का यह रूप समझ में नहीं आया, क्योंकि बचपन में हमारी सोच का दायरा बहुत सीमित होता है, हम बहुत दूर तक की नहीं सोच पाते। लेखक और उनके साथियों के लिए मास्टर प्रीतमचंद का यह रूप बिल्कुल अद्भुत था। इस पाठ के आधार पर मैं आप लोगों से कुछ बातें कहना चाहूंगी। बच्चों, जब हम छोटे होते हैं तो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हमारे समझ में नहीं आती, लेकिन वही बातें जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें समझ में आती हैं कि आखिर बचपन में इस तरह से क्यों हुआ था। क्योंकि बचपन में हमारी सोच का दायरा सीमित होता है, हम बहुत दूर तक की नहीं सोच पाते। लेखक और उनके साथियों को भी बचपन में जो अध्यापक बहुत बुरे लगते थे, उन्हें पता नहीं था कि उनके वे अध्यापक उन्हें क्यों सजा दे रहे हैं या उन्हें क्यों डांटते हैं, क्यों गुस्सा करते हैं। लेकिन बड़े होने के बाद उन्हें समझ में आया कि आखिर मास्टर प्रीतमचंद उन्हें सजा क्यों दिए थे, क्योंकि मास्टर प्रीतमचंद अनुशासन प्रिय थे। उन्हें सजा नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन उनके सजा देने के पीछे उद्देश्य गलत नहीं था। उन्होंने बच्चों को अनुशासन में रखने के लिए सजा दी थी, और प्रेयर के लाइन में भी वो जो गुस्सा करते थे, क्रोध करते थे, उसके पीछे भी उनका उद्देश्य यही था कि बच्चे अनुशासन में रहें। तो बचपन में लेखक को ये बातें समझ में नहीं आती थी, इसलिए उन्हें अपने मास्टर प्रीतमचंद से बहुत डर लगता था, सभी बच्चों को। लेकिन बड़े होने के बाद जब वे स्वयं अध्यापक बने, उसके बाद उन्हें समझ में आया कि आखिर उनके जो अध्यापक थे वो क्या कहते थे और क्यों कहते थे। तो बच्चों, ये मैसेज, ये संदेश आप लोगों के लिए भी है कि आज जो आपके अध्यापक आपको कहते हैं, समझाते हैं, उनको सुनिए और समझिए, क्योंकि आज आप लोग छोटे हो तो आपको समझ में ये बातें नहीं आती। कल यही बातें जब समझ में आएंगी तो आपको लगेगा कि आपके अध्यापक आपको सही ही कह रहे थे। तो यहीं पे अपनी कक्षा समाप्त करते हैं, फिर अगली कक्षा में नए पाठ के साथ हम लोग मिलेंगे।